Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13, the Indian National Movement 1885 to 1960. बेटा इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1885 से 1916 तक जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए वो सारे डेवलपमेंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फेजेस पढ़ना है, ठीक है। देखो, वो कांग्रेस जो 1885 में बन जाती है वो इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप दे देती है, क्योंकि 1885 के पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे इंडिया के डिफरेंट पॉलिटिक्स में। फिर कांग्रेस थोड़ा सा एक मास बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन दी, है ना। तो अगर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की उस हिस्ट्री की बात करूं जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अलावा कुछ था ही नहीं, पर आज का जो हमारा चैप्टर का फोकस है बस वो इतना ही है कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट की वो हिस्ट्री जिसमें कांग्रेस उसे लीड कर रही थी, उस नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, उसे आप 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेस होगा अर्ली नेशनलिस्ट फेस जो 1885 से 1905 तक चलेगा, मतलब पूरे 20 साल। फिर असर्टिव नेशनलिस्ट फेज जो 1905 से चलना चालू होगा और 18 तक चलेगा, जिसमें हम 13 ईयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर गांधीयन फेज है जो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिस्कस करें। तो हम पहले अर्ली नेशनलिस्ट को डिस्कस करेंगे। हम अर्ली नेशनलिस्ट को मॉडरेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा मॉडरेट्स? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी, जो प्लानिंग थी, जो अप्रोच थी, वो कैसी थी? बिल्कुल मॉडरेट। ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे किसी भी बात को लेकर के। ये कब से कब तक चलेगा? 1885 से 1905 तक चलेगा, है ना। तो अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो जो कांग्रेस के इनिशियल ईयर्स थे उस टाइम में जो भी लीडर्स थे जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उन्हें हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? अर्ली नेशनलिस्ट। तो भाई कांग्रेस के शुरुआती सालों में जितने भी लीडर हुए जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया उन्हें हमारे हिस्टोरियन क्या कहते हैं? अर्ली नेशनलिस्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक आपको लर्न ही कर लेना है। अगर मैम क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली नेशनलिस्ट, तो इनिशियल ईयर में कांग्रेस को लीड करने वाले लीडर्स को हिस्टोरियंस कहते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। जो मेंबर हुआ करते थे कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट फेस में वो बेसिकली एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास थे एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से। तो बेटा कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे जो अर्ली नेशनलिस्ट फेस को बिलोंग करते थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हुआ करते थे, दूसरा मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और तीसरा इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। अब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हम किसको बोलते हैं भाई? लॉयर्स हो गए, है ना, टीचर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ऑफिशियल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये सारे लोगों को हम क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी। तो अर्ली नेशनलिस्ट फेस में लीडर एजुकेटेड भी है, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मतलब कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं। और जो इम्पोर्टेंट लीडर हुए उस पीरियड के वो थे दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो अर्लीस्ट नेशनलिस्ट में ये 3 नाम तो आपको लर्न कर ही लेने हैं। मैम 1 मार्क में क्वेश्चन बना सकती है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए अर्ली नेशनलिस्ट दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब बिलीव्स की बात करें इनके, अब हम डिस्कस करेंगे बिलीव्स, मतलब इनकी मान्यताएं क्या थी, सोच क्या थी, विचार क्या थे, क्या किस तरीके से ये देखते थे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका बिलीव था कि जो ब्रिटिश रूल है वो ब्लेसिंग है। वाह, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट का ऐसी सोच थी, ऐसे विचार थे, ऐसा विश्वास था कि जो ब्रिटिश रूल है वो ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इंडिया को इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, ठीक है। इनका मानना ऐसा था कि ऑल दो वी वॉन्ट फ्रीडम, मान लिया कि हमें फ्रीडम चाहिए, पर इनका मानना ये था कि हमें तब तक तो ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में रहना ही चाहिए जब तक हम रेडी ना हो जाएं अपने आप को गवर्न करने के लिए। धन्य थी इनकी सोच भाई, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1610 में जब तक इंडिया नहीं आई थी तब तक हम अपने आप को गवर्न थोड़ी कर रहे थे। 1610 तक
हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना ही तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा था, ना ही तो हमारा एजुकेशन, मतलब हम वर्ल्ड में तब भी रिनाउंड थे, रिकॉग्नाइज्ड थे, तभी तो ये इतने पोर्तुगीज, स्पेन, ब्रिटेन हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे ना। बड़ी अजीब गजब सोच थी बेवकूफ़ों की। ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश रूल ब्लेसिंग की तरह है, ये इंडिया को बहुत तरीकों से बेनिफिट करेगा। उस टाइम में इंडिया एक ऐसी स्टेज पे था हिस्ट्री में, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में एक ऐसी स्टेज पे थे हम कि हमें खुद के इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश रूल के अंदर में रहना चाहिए। कब तक? जब तक हम अपने आप को गवर्न करना ना सीख पाए। ठीक है, जिस दिन हम गवर्न करना सीख जाएंगे उस दिन ब्रिटिशर्स को बोलेंगे कि तुम जाओ, अदरवाइज तो ब्रिटिश रूल इज ओके। बड़े ही बेवकूफ़ थे बेटा। हमारा लिटरेसी रेट बिफोर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा हाई था, हमारा कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई था। ये तो ब्रिटिशर्स ने आके हमारी इंडस्ट्रीज को रियून किया, हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करके चले गए। चल, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कन्विंस थे इस बात से कि ब्रिटिश मान जाएंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी सुधार, ज़रूरी रिफॉर्म्स, नेसेसिटी जो है वो पूरा कर देंगे, है ना। मतलब अर्ली नेशनलिस्ट इस बात से फुल्ली कन्विंस थे कि अगर ब्रिटिशर्स को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ सुधार करो तो वो करेंगे। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट कुड बी ट्रांसफॉर्म टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सब्जेक्ट। और गवर्नमेंट ऐसा, हम गवर्नमेंट को बना सकते हैं कि वो इंडियन सब्जेक्ट को भी सूट कर जाए, मतलब हमारे लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर जाए, ऐसी सब भारत मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बन सकती है। धन्य धन्य। अच्छा, तीसरी बात, दे हैड ग्रेट फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स ने भले ही बैटल ऑफ प्लासी किया हो, बक्सर किया हो, 1857 का रिवोल्ट किया हो, दुनिया भर के एरियाज को ऊट पटांग आर्ग्यूमेंट देके ले लिया हो, पर नहीं, ये सब उन्होंने फेयर प्ले किया है, बिल्कुल बढ़िया किया है। कहीं पर भी ब्रिटिश पूरी हिस्ट्री में फेयर प्ले करते आपको नहीं दिखेंगे। और सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, ना ही तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, ना ही तो साउथ अफ्रीका के साथ, ना ही हमारे साथ, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के साथ। पर पता नहीं ये कांग्रेस वाले कौन से दिमाग क्या सोच के पैदा हुए थे, क्या खाते थे कि इनका मानना था कि ब्रिटिश का जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो बहुत ही बढ़िया है, वो हमेशा फेयर प्ले करते हैं। ठीक है, अमेरिका में जाके इन्होंने रेड इंडियंस की जो कंडीशन की टिल डेट, आज वहाँ का जो ब्लैक है, मतलब हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश का ही एक्सटेंशन यूएसए लेके चले गए हैं। यूएसए में एक अलग ही ब्रिटेन चल रहा है ना। हम उन ब्लैक्स की बात करें जो वहाँ के नेटिव्स थे, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। पर नहीं नहीं, हमारे लीडर्स तो मानते थे कि भाई इनका जो सेंस ऑफ जस्टिस है बहुत बढ़िया, ये फेयर प्ले करते हैं, और इस पे उन्हें विश्वास था। तो क्या तीनों बातें क्लियर हो गई? उनकी क्या क्या मान्यता थी? पहली बात तो ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए बेनिफिशियल है। दूसरा, ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स को अगर हम समझाएंगे तो वो हमारे लिए नेसेसरी रिफॉर्म्स करेंगे। तीसरा, ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स फेयर प्ले करेंगे, और ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे इनको बिलीव था कि नहीं, ब्रिटिश एक दिन अच्छा करेंगे। अब बेटा हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि भारतीयों का प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, इंडियंस प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में इन नियर फ्यूचर। जब हम धीरे 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 करके सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंट फ्यूचर में, मतलब आने वाले भविष्य में हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम तक हमारा इंडियंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, वो सीख जाए कि कैसे अपने आप को गवर्न करना है। इस ऑब्जेक्टिव से कांग्रेस बनी थी। ठीक है मैम। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे प्रॉपर पार्टिसिपेशन इंडियंस का गवर्नमेंट में इन न्यू फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, जब हम ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एक दिन तो भविष्य में ऐसा आएगा ही, ऐसी इनकी सोच थी, जिसमें हम अपने आप को खुद गवर्न करेंगे। मेथड्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है मॉडरेट्स, मॉडरेट ही थे ये, है ना। मॉडरेट्स ने अडॉप्ट किया पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, कि इन्होंने कभी एग्रेशन नहीं दिखाया, कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा ना लगे। दे वर ऑलवेज यूजिंग पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट तो क्या ही करते थे, ये तो प्रेयर करते थे, पिटिशंस लगाते थे, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। दे प्रेजेंटेड देयर ग्रीवियांसेस टू द गवर्नमेंट। ये अपनी ग्रीवियांसेस, अपनी प्रॉब्लम्स किसके सामने रखते थे? सरकार के सामने रखते थे, और फिर इंतज़ार करते रहते थे, वो भी बहुत ही शांति से, पेशेंटली, कि गवर्नमेंट लॉ पास करेगी और हमारी ग्रीवियांसेस को दूर कर देगी। अब यहाँ पर 3 वर्ड नहीं, हाँ, ग्रीवियांसेस 3 2 बार आ गया ना बेटा। तो ग्रीवियांसेस का मतलब होता है परेशानी, शिकायत, व्यथा।
तो ये लोग क्या करते थे, बिल्कुल पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़ करते थे। अपनी ग्रीवियांसेस को सरकार के सामने रखते थे, वो भी लिखित में, और फिर आराम से शांति से घर में बैठ के इंतज़ार करते थे कि एक दिन तो आएगा जब सरकार हमारी शिकायतों के ऊपर काम करेगी, हमारी शिकायतें दूर कर देगी। इनका मानना था, इनका बिलीव था, इनका विश्वास था कि ब्रिटिशर्स एक ना एक दिन तो धीरे-धीरे करके हमारी डिमांड्स को पूरा कर ही देंगे। इन्होंने यूनिटी की बात की। जो हमारा अर्ली नेशनलिस्ट लीडर था वो हमेशा यूनिटी की बात करता था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी थी। ये एक पहली अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगी इनकी। इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड की अमंग द पीपल, लोगों के बीच में। मतलब ये भी अच्छा ही है कि उस टाइम तक हम पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने हमें पॉलिटिकली अवेयर किया। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया थ्रू मीटिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ली जहाँ पर बहुत सारे लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आते थे, बैठते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखते थे, प्रोबेबल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते थे। तो जो पहली अच्छी बात है वो यहीं पर मिली है अर्ली नेशनलिस्ट के रिगार्ड्स में, कि इन्होंने यूनिटी को प्रमोट किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के बीच में लेके आए, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन बनाया थ्रू मीटिंग्स, लेक्चर्स एंड द प्रेस की हेल्प से, लेक्चर्स की हेल्प से, पब्लिक मीटिंग्स की हेल्प से इन्होंने एक ब्रॉड कंसेंसस बना लिया था। दे ऑल्सो सेंट डेलीगेशंस टू इंग्लैंड, इन्होंने अपने डेलीगेशंस को इंग्लैंड भी भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाने के लिए, परस्यू करने के लिए, मनाने के लिए कि भाई हमारे लिए नेसेसरी रिफॉर्म्स आप इंट्रोड्यूस करो। इज इट क्लियर कि भाई इन्होंने यूनिटी को प्रमोट किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आए, लोगों को समझाया कि अपने पॉलिटिकल राइट्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया प्रेस की हेल्प से, मतलब न्यूज़पेपर की हेल्प से, मीटिंग्स की हेल्प से, लेक्चर्स की हेल्प पे। कई बार इन्होंने अपने डेलीगेशंस को इंग्लैंड भी भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझाने के लिए कि भाई आप हमारे लिए ये रिफॉर्म्स लेके आओ। अब डिमांड्स क्या थी अर्ली नेशनलिस्ट की? तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश कुछ रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दे, जिससे कि सारे सेक्शंस, इंडियन सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है, भले वो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वर्कर्स है, उन सबका वेलफेयर हो सके, सबकी भलाई हो सके। रिफॉर्म्स मतलब होता है सुधार, वेलफेयर मतलब होता है भलाई। तो अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई तुम कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ले आओ जिससे हम सबका भला हो, है ना, और हम सबका मतलब इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शन का भला हो। इनका मानना था, इनका विश्वास था कि जो ब्रिटिश हैं वो हमें कंसेशंस देंगे, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेंगे, अगर वो इस बात से कन्विंस हो जाए कि जो हमारी डिमांड्स है वो रीज़नेबल हैं और जस्ट हैं। अगर ब्रिटिशर्स को ये पता चल जाए कि भाई ये जो भी डिमांड करे ये रीज़नेबल है, मतलब जायज़ है, जस्ट है, मतलब लीगली वैलिड है, तो ज़रूर ये हमारी डिमांड्स के ऊपर काम करेंगे। और हमारी डिमांड्स क्या थी कि कुछ सुधार ले आओ, कुछ हमारे लिए भलाई के काम करो। बेटा हमने अर्ली नेशनलिस्ट की बहुत बुराइयां कर ली, हर बात पे इन्हें क्रिटिसाइज कर लिया, पर अब हम इनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो फेल हुए, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया। ऑब्वियसली बात है इनके क्रिटिसिज्म में कुछ पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है, ट्रुथ हैं, पर फिर भी अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें, क्लोजली एग्जामाइन करें अर्ली नेशनलिस्ट फेज को पूरे मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, देखो अगर ऐसे हम सोचने लगे कि यार 1857 के वॉर से कुछ नहीं हुआ, वो फेल हुआ, 1757 के वॉर से कुछ नहीं हुआ, वो फेल हुआ, पर बेटा ये फेल ही हमें इतनी ताकत दिए कि हम एक दिन कुछ ना कुछ अचीव कर पाए। 1857 के रिवोल्ट को आप फेल बोलते हो, फिर भी हमें बहुत कुछ अच्छा उससे मिला, है ना। तो ऐसे ही हम कितना भी बुरा इन लोगों को बोल दें, अर्ली नेशनलिस्ट को, इनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, पर पूरे मूवमेंट को जब आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ इनके अचीवमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने सॉलिड फाउंडेशन रखा, जो कि रेडिकल अप्रोच के लिए एक बेस बन गया, ठीक है। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने सॉलिड फाउंडेशन रखा, जिसकी वजह से जो हमारे रेडिकल अप्रोच वाले जो लोग थे वो अपना बेस बना पाए। इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रिएट किया लोगों के बीच में, जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी हमारी कंट्री में आई। नहीं तो सबसे बड़ा टास्क तो यही था, हम 1857 का रिवोल्ट को जो हार गए उसमें कहीं ना कहीं मेजर रीजन यही था कि हम पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं थे। सब अंग्रेजों से फाइट तो कर रहे थे, पर नोबडी वाज फाइटिंग फॉर मदर इंडिया, एवरीबडी वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिविजुअल एम्स। झांसी की रानी वाज फाइटिंग फॉर देयर झांसी, ओके, तात्या टोपे फाइटिंग फॉर देयर ओन एम्स। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम यूनाइटेड नहीं थे।
तो यहाँ पर नेशनल यूनिटी के सेंस को इंस्टिल किया इस पॉलिटिकल अवेयरनेस ने, जो कि किसने फैलाई थी? अर्ली नेशनलिस्ट ने। लोगों ने सोचना चालू कर दिया था अपने बारे में कि भाई हम जो लोग हैं, भले ही डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, पर हम एक सिंगल नेशन का पार्ट है। इंडियन नेशन का जो कंसेप्ट था उसको कहीं जन तक, लोकल पीपल, मतलब जनरल पब्लिक मास तक पहुंचाने में अर्ली नेशनलिस्ट का एक बहुत बड़ा हाथ था। जो पाथ था यूनाइटेड नेशनल स्ट्रगल का, उसे इन्होंने ही सच किया, है ना। इसके पहले हम लड़ने को रेडी थे, पर अपने अपने एम्स के लिए, कोई भी इंडिया के लिए लड़ने को तैयार नहीं था। जो कांग्रेस थी अंडर अर्ली नेशनलिस्ट, उसने इंडियंस को ट्रेन किया पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, उन्होंने इंडियंस को एजुकेट किया पॉलिटिकल मैटर्स में। तो क्या ये दो पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि उन्होंने सॉलिड फाउंडेशन रखा, जिसकी वजह से बाद में रेडिकल अप्रोच के जो लोग थे उन्हें फाउंडेशन स्टोन मिला, बेस मिला। फिर उन्होंने इस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड किया कि हम यूनाइटेड फील करने लगे, हमें लगने लगा कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ वन नेशन। देन इन्होंने इंडियंस को ट्रेन किया पॉलिटिकल अफेयर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में। वो लोगों को ये समझा पाए कि भैया गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या है। लोगों को ये सारी चीज़ें हमारे अर्ली नेशनलिस्ट फेस के जो लीडर्स थे, कांग्रेसी लीडर्स थे, वो समझा गए। वो हमें फेमिलराइज कर गए कि फ्रीडम क्या है, मतलब आज़ादी, सरकार क्या होती है, प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है ना, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, सेक्युलरिज्म को क्या कहते हैं हिंदी में? निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलरिज्म को ऐसे समझो आप लोग कि एक कंट्री में डिफरेंट रिलीजन होंगे, पर जो गवर्नमेंट होगी, जो कंट्री होगी, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक नेशन, तो पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ अ इस्लामिक नेशन। अब जैसे इंडिया, हमने कभी बोला ही नहीं है कि इंडिया के आगे हिंदुइज्म है या इस्लाम है तो हम सेक्युलर कंट्री। इंडिया में बहुत सारे मेजर रिलीजन है, माइनर रिलीजन है, पर हम सेक्युलर हैं। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, वो सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देती है ना। चलो, तो ये जो नॉलेज था, ये जो ट्रेनिंग थी पॉलिटिकल अफेयर्स की, इसने नेशनलिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिसकी वजह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए, अपने नेशनल मूवमेंट को रेज कर पाए और उसे डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज तक ले आए। मतलब फाउंडेशन उन्होंने बना दिया, अब आगे के स्टेप्स आपको चढ़ना है, ठीक है। अब बेटा जो बिलीव्स थे, जो विश्वास था, जो आस्था थी अर्ली नेशनलिस्ट की, जैसे पीसफुल रहें, ऑर्डरली चेंज की बात करें, सेक्युलर अप्रोच रखें नेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, आज के टुडेस मतलब आज की जो दुनिया है उसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत रेलिवेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि आज हम हर बात पे वायलेंस करने को रेडी होते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स डीप रूटेड है। तो आज हमें अगेन वापस से अर्ली नेशनलिस्ट की ज़रूरत है कि सरकार को समझाने का एक तरीका होता है, पीसफुल वे में हम हमारी बातों को मनवा सकते हैं। हमारी अप्रोच सेक्युलर होनी चाहिए, ना ही तो हम हिंदुओं की बात करें, ना ही हम मुस्लिम की बात करें। हम जो करें वो इंडिविजुअल्स के लिए करें, ह्यूमैनिज्म के लिए करें। देखो, जो अच्छा होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। तो आज हमारा वर्ल्ड ना ही तो मॉडरेट रहा है, फुल ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है। जो मॉडरेट अप्रोच होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी ईजिली सॉल्व कर देती है, मोस्ट वायबल सोल्यूशन देती है, और उसमें शक्ति है कि वो हमारे वर्ल्ड को हील कर पाएगी। आज हम देख रहे हैं, अभी तक हम ये तमाशा सुनते आ रहे थे, रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर। टेलीविज़न न्यूज़ ओपन करो, रशिया यूक्रेन वॉर। अभी हम देख रहे हैं इजराइल फ़लस्तीन, गाजा पट्टी। तो बात ये है कि आज आज ज़रूरत है हमें वैसे ही अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स की, जो हर बात को एक शांति वाले तरीके से सॉल्व कर पाए। अगर हम 20th सेंचुरी की बिगिनिंग की बात करें तो जो कैरेक्टर था नेशनल मूवमेंट का वो चेंज होने लगा, नए ट्रेंड्स अपीयर होने लगे, है ना। जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो पास हो गई अर्ली नेशनलिस्ट से असर्टिव नेशनलिस्ट के पास। मतलब अब हम सेकेंड फेज को स्टार्ट करेंगे। 20th सेंचुरी की जैसे ही शुरुआत हुई वैसे ही नेशनल मूवमेंट ने चेंज लेना चालू किया, हम न्यू ट्रेंड्स में अपीयर हुए। जो लीडरशिप थी अब वो कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट से असर्टिव नेशनलिस्ट के पास आ गई।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव नेशनलिस्ट फेज को। असर्टिव नेशनलिस्ट को जिन्हें हम रेडिकल्स भी कहते हैं, जो स्टार्ट होगा 1905 में, ख़त्म होगा 1918 में। अब यहाँ पर नेशनल मूवमेंट में थोड़े से चेंजेस आएंगे। अब नेशनल मूवमेंट के सेकंड फेज में हम एंटर हो रहे हैं, जिसे हम असर्टिव नेशनलिस्ट फेज भी कहते हैं, जिसमें जो लीडर्स हुए उन्हें हम थोड़ा सा रेडिकल लीडर्स कहते हैं, जिनमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडर्स हमें देखने को मिले। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, और इन्हें तो हम कॉमनली लाल बाल पाल भी कहते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड पाल, विपिन चंद्र पाल। और साथ ही साथ आप लोग लर्न कर लें अरबिंदो घोष को। इनके जो पॉलिटिकल बिलीव्स थे, जो एम्स थे, जो मेथड्स थी, वो अर्ली नेशनलिस्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये प्रेयर पेटिशंस की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, ये अंग्रेज़ों को समझाने में बिलीव नहीं करते थे, ये छीनने में बिलीव करते थे। अब हम बिलीव्स को डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे असर्टिव लीडर्स के बिलीव्स क्या थे। तो असर्टिव नेशनलिस्ट का कोई विश्वास, कोई फेथ नहीं था अंग्रेज़ों में, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, और ना ही वो ये ऐसा समझते थे कि भाई ब्रिटिशर्स फेयर प्ले करते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कब फेयर प्ले किया, मुझे नहीं याद है कभी इतिहास में उन्होंने किया हो। उनका बिलीव था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो कर्स है, वो धीरे धीरे करके हमारे इंडियन सिस्टम को पूरी तरह रियून कर देगा। तो जैसे कि अर्ली नेशनलिस्ट ब्लेसिंग की तरह देखते थे, ये कर्स की तरह देखते थे। ये कन्विंस थे कि ब्रिटिशर्स का कोई इंटेंशन नहीं है, ब्रिटिशर्स कहीं भी इस सोच में तो है ही नहीं कि हमें वेलफेयर करना है इंडियंस का, ठीक है। तो जो बिलीव थे हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट के, हमारे रेडिकल लीडर्स के, वो ये थे कि ब्रिटिशर्स के पास ना तो सेंस ऑफ जस्टिस है, ना ही तो वो फेयर प्ले करते हैं, और ब्रिटिश रूल ब्लेसिंग तो है ही नहीं, उल्टा कर्ज है। इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये हमारे इंडियंस के लिए कुछ भला करेंगे। इन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो इंडियन इंटरेस्ट के साथ क्लैश करेगा। तो व्यक्ति अपने इंटरेस्ट की सोचेगा ना, दूसरे के इंटरेस्ट की क्यों सोचेगा। अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया तो ऐसा थोड़ी ना था कि एक दिन रात में उन्हें सपना आया कि चलो अब इंडिया के लोगों की भलाई करने चलते हैं, और आधे से ज़्यादा अंग्रेज यहाँ आए और हमारी भलाई में लग गए और हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। असर्टिव नेशनलिस्ट मानते थे कि उनके और हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, क्लैश करेंगे ही करेंगे। इंडिया कुड नेवर ग्रो, इंडिया कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, कब तक, जब तक ब्रिटिश रूल रहेगा। तो अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, इंडिया को ग्रो करना है, तो ब्रिटिश रूल को ख़त्म होना ही पड़ेगा। तो बेटा ये हैं हमारे लाला लाजपत राय। आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में इंक्लूड होते हैं, तो ध्यान से देखना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष का पिक्चर यहाँ पर नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके? असर्टिव नेशनलिस्ट का गोल था कि सेल्फ गवर्नमेंट कोई ग्रेजुअल नहीं है, हमें इमीडिएट फ्रीडम चाहिए, धीरे धीरे करके हम सेल्फ गवर्नमेंट पे पहुंचेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो इमीडिएट फ्रीडम चाहिए, इमीडिएट स्वराज चाहिए। किससे? ब्रिटिश रूल से। तो जो गोल था असर्टिव नेशनलिस्ट का, वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कभी भी नहीं था कि भाई वो धीरे धीरे स्टेजेस में ग्रेजुअली हमें मिले। हमें तो तुरंत आज़ादी मिल जाए, तुरंत फ्रीडम मिल जाए, तुरंत स्वराज मिल जाए, और ब्रिटिशर्स तुरंत इंडिया से भाग जाए, इनका कोई रोल ही नहीं हो हमारी लाइफ में। क्या क्लियर है इनके ऑब्जेक्टिव्स? फिर से एक बार पढ़ लो। असर्टिव नेशनलिस्ट का गोल था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट ग्रेजुअल और स्टेजेस में नहीं चाहिए, हमें इमीडिएट फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश रूल से। मेथड्स की बात अगर हम करें, तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका कोई फेथ ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में। वो मेथड्स जो कहीं हमारे अर्ली नेशनलिस्ट फॉलो करते थे, हमारे रेडिकल्स उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। 20 साल जो प्रेयर्स की, पेटिशंस की, अपील्स की, रिजोल्यूशन की, रिप्रेजेंटेशंस की जो राजनीति शुरुआती कांग्रेस दौर में हुई, उसने क्या रिजल्ट निकाला? कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट तो नहीं निकला, हमें आज़ादी तो नहीं मिली, कोई मेजर वेलफेयर स्कीम तो नहीं आई, है ना। तो इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे, कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि 20 साल इन्हीं मेथड्स के ऊपर काम करके क्या ही कर लिया, कुछ नहीं। तिलक जानते थे कि जो ब्रिटिश है वो कभी भी स्वराज की बात को, स्वराज की डिमांड को मानेंगे नहीं, प्यार से हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।
ब्रिटिश विल नेवर कंसीड टू द डिमांड फॉर स्वराज, स्वराज की डिमांड के लिए वो कभी भी नहीं मानेंगे, हमें हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा हम अंग्रेजों से कहेंगे आह प्लीज यहाँ से चले जाएं, हमें आपके रहने से तकलीफ होती है, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे ओके कल सुबह पहली फ्लाइट से हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा तो होना नहीं था। तो इसीलिए हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट मानते थे कि रेडिकल मेथड्स का यूज़ करो, एक्टिव अपोजिशन करो, ठीक है, गवर्नमेंट का वो ऐसे मेजर्स हमें अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे, स्वराज तभी अचीव कर पाएंगे, है ना, जब हम एंटी गवर्नमेंट एगिटेशन लॉन्च करेंगे, है ना, मासेस का सपोर्ट हमें मिलेगा। कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर डिबेट्स होने लगे, डिस्कशन होने लगे एमंग द वेस्टर्नाइज्ड इंडियन इंटेलिजेंसिया, वो इंडिया के लोग जो कहीं लंदन में पढ़कर आए थे, यूरोपियन नेशन में पढ़कर आए थे, अब वो इंडिया में आ रहे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई हमें अब आज़ादी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे गांधी जी भी लंदन से पढ़ के आए थे। बहुत सारे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, फिर उन्होंने डिबेट और डिस्कशन किया कि भाई लिबर्टी फ्रीडम ये हमारा भी राइट है, हमें भी मिलना चाहिए। तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म इन्हें देने लग गई। इनटू द रेजिमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यूनाइटेड डिटरमिन्ड कॉन्फिडेंट, ये यूनाइटेड भी थे, डिटरमिन्ड भी थे। डिटरमिन्ड मतलब पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को झोंक रखा था कि अब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। कॉन्फिडेंट भी थे और सेक्रीफाइसेस के लिए भी रेडी थे कि अगर हमें मरना भी पड़े तो नो इश्यूज नो प्रॉब्लम। बेटा मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में।